हाँ जी, तो हमने ये डिजीजेस देख ली थी। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे और आती है कि कौन सी में नहीं पीना चाहिए वाटर, कि ये दो ऋतु हैं। इसमें क्या है, अतिशय अशक्ति हो तो थोड़ा पीना चाहिए। इसके अलावा ये जो होता है, ये दो ऋतु हैं, इनको छोड़ करके बाकी मनुष्यों को भी थोड़ा थोड़ा पानी पीना चाहिए। मतलब वाटर को ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम नहीं करना चाहिए। जो सुबह उठते ही ये 2 गैलन 3 गैलन पानी पीने का बोलते हैं, ये नहीं करना चाहिए। किडनी पर फालतू का प्रेशर पड़ता है। तो देखो ये दो ऋतु कौन कौन सी बताई हैं, इसको याद रखना है। ये बहुत पूछते हैं एमसीक्यू के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, कि शरद और ग्रीष्म, इन दोनों के अंदर आपको जितना पानी पीना है ना, जितने प्यास हो उसके अकॉर्डिंग आप पानी पी सकते हो। लेकिन बाकी जो है उसके अंदर आपको थोड़ा थोड़ा ही पीना है। ये दो ऋतु ही क्यों बताई, ऐसा क्यों है? तो देखो, एक तो ग्रीष्म ऋतु है, वैसे डिहाइड्रेटेड रहती है बॉडी, गर्मी है ना, ये तो तुम्हें पता होगा। वो बारिश, पसीना वगैरह आता है इस वजह से। दूसरी कौन सी बताई? देखो दूसरी बताई यहाँ पे शरद ऋतु। शरद के अंदर याद करो क्या हो रहा था, पित्त का प्रकोप हो रहा था। और पित्त का मतलब क्या है, अग्नि। पित्त का मतलब है ऊष्मा। तो बॉडी के अंदर हीट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, उसको शांत करने के लिए हम वाटर दे रहे हैं। क्योंकि वाटर क्या है, जल का गुण कौन सा बताया, जल शीतल होता है, प्रकृति में जल शीत होता है। तो ये पित्त को शांत करेगा। कौन से सिद्धांत से? विशेष सिद्धांत से। फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़े थे हमने दो सिद्धांत, सामान्य और विशेष। तो देखो सारी चीज़ें यहाँ पे जुड़ी हुई है। तो ये चीज़ याद रखना, कौन कौन से डिजीज़ में नहीं लेने का होता है। ठीक है, क्या देखा था, पौआ आगे से, और कौन सी दो ऋतु के अंदर ले सकते हैं। उस जो मनमाफिक पानी वो कौन सा होता है, दो होता है, एक तो ग्रीष्म और एक शरद ऋतु। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अब आगे चलते हैं। फिर इम्पॉर्टेंट है, ये तुमसे वाइवा में पूछते हैं, है ना। ये छोटी सी बात है। क्या है कि खाना जो ना, भोजन के मध्य में, देखो ये मान लो ये आपने खाना खाया, ठीक है, एक आपने पहले पानी पी लिया। खाने से पहले अगर पानी पी लिया तो क्या होगा, पहले पानी पियोगे तो क्या होगा, अग्नि मंद हो जाएगी, एंजाइम जो थे वो डाइल्यूट हो जाएंगे, तो भूख कम हो जाती है। कहते हैं ना, इसने तो पानी से ही पेट भर लिया, तो भूख कम हो गई, खाना कम खाएगा तो क्या हो जाएगा, बेचारा क्रिश हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर खाना खाने के बाद में पानी पी लिया, बाद में पानी पीने के बाद में क्या बोलते हैं ना, पेट मोटा हो जाएगा, खाना खाने के बाद में पानी नहीं पीना चाहिए, तो उससे क्या हो जाता है, इंसान स्थूल हो जाता है। तो अब इनके बीच का, कि चलो बताओ बॉस, अगर बीच में हमने पी लिया तो क्या होता है, तो इंसान सम मात्रा में रहता है, मतलब सम रहता है, वो सम प्रमाण का रहता है। तो ये क्वेश्चन, ये है ना, एक दो बार पूछ लेते हैं। ये तुम्हारे एमसीक्यू, तुम्हारे लेवल पे ये एमसीक्यू में आ सकता है, यूजी लेवल पर। क्या है कि समस्थूल कृषा भुक्त मध्य अंत प्रथम अम्बुपा। ठीक है, ये जो अपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर देखा था कि सारी चीज़ें इसी सीक्वेंस में चलेगी, ये भी बिल्कुल उसी सीक्वेंस में चल रहा है, कि भोजन के मध्य में पानी पीने से शरीर समस्थिति में रहता है, अंत में पियोगे तो स्थूलता आ जाएगी, और प्रारंभ में पियोगे तो कृशता आ जाएगी। ठीक है, अब देखो, अब ये इंपॉर्टेंट वापस आया कि शीतल जल किस किस के अंदर पीना चाहिए। इसका कोई कोटेशन आपको याद नहीं रखना, बस ध्यान रखो इसके अंदर कौन कौन से डिजीज़ आ रही है। तो जनरली इसके अंदर पित्तज डिसऑर्डर आएंगे, ऐसी जिसके अंदर शरीर बॉडी के अंदर जो है ना, ऊष्मा बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, हीट बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है उसके अंदर, वो सारे आएंगे इसमें। तो देखो पहली बात तो मदात्य, अल्कोहलिज्म में उसके अंदर नहीं पीना, क्योंकि अल्कोहल, मद्य का गुण क्या बताया था, एक्सक्यूज मी, मद्य का गुण क्या था, कि वो पित्त के जैसा था। एक तो वो बहुत ज़्यादा उष्ण था, फिर कैसा था, वो रुक्ष था, फिर कैसा था, तीक्ष्ण था। तो इसकी वजह से हमें शीतल जल देना है, ताकि वो पित्त जो इसका डिसऑर्डर है, पित्त जो इसका गुण, उसको कम करे। तो मदात्य में पीना है, ग्लानि हो उसमें, मूर्छा में, वमन में, थकान, चक्कर, अब चक्कर वगैरह आते हैं तो ठंडा पानी पिलाते हैं ना, तो ये चीज़ तो तुम याद रख सकते हो। प्यास लगती है तो ठंडे पानी से बुझती है। गर्मी में, दाह में, पित्त में, और रक्त विकृति में, और विष में। देखो तीन चीज़ें बताई थी तुम्हें, कि एक तो मद्य हो गया, एक क्या हो गया, विष हो गया, और एक हो गया पित्त। ये तीनों आपस में, इन तीनों को सिमिलर मान के चलो, जो चीज़ इसको बढ़ाएगी वो इन दोनों को भी बढ़ाती है। मतलब इन तीनों के गुण जो है ना वो सेम है। अगर पित्त बढ़ेगा बॉडी के अंदर, ठीक है, तो अगर कोई विष हो, विष अगर काम कर रहा हो उसके अंदर, तो उसकी भी टॉक्सिसिटी बढ़ेगी, क्योंकि ये तीनों सेम क्वालिटी के होते हैं। ठीक है, तो इसको बस हिंदी में एक बार देख लेना, इसके अंदर कौन कौन से डिजीज़ आते हैं, इसमें ऐसा कुछ याद करने का नहीं है। फिर आगे देखो, उष्णोदक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी एक लाइन, ये लाइन है ना, ये दे करके पूछ लेते हैं, ये क्वेश्चन आ रखा है, ये एक लाइन दे देते हैं, इसमें आर लगा दो रेफरेंस, कि ये किसके बारे में कहा गया है, तो अपन कन्फ्यूज़ हो जाते हैं एकदम से कि ये क्या चीज़ है। तो देखो, दीपनम पाचनम कंठ्यम लघु उष्णम बस्ति शोधनम। उष्ण जल को क्या बोला है, कि दीपन होता है। देखो दो चीज़ें होती है, एक होता है दीपन, एक होता है पाचन। ये मैंने आपको बताया था दीपन पाचन पहले, कि दीपन का मतलब क्या होता है, दीपन से क्या समझते हो, दीप लगाना, है ना,
कि अग्नि जो होती है ना उसको एक तरीके से बढ़ा देना, मतलब भूख लगाना। तो जो भूख लगाने को मतलब खाने की जो भूख होती है उसको इंड्यूस करने का, एपेटाइट को बढ़ाने का जो काम करेगा वो दीपन होता है, ठीक है। और पाचन क्या करेगा, जो खाने के डाइजेशन में हेल्प करेगा। दो चीज़ें होती है, एक तो है खाने की इच्छा होना मतलब भूख लगना, दूसरा उस खाने को अच्छी प्रॉपरली डाइजेस्ट करना। तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी वो जो होता है वो पाचन होता है। तो ये दो अलग अलग चीज़ें होती है, ठीक है। ये भी बहुत पूछते हैं यूजी के अंदर कि दीपन और पाचन इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस आता है। तो ये सेकंड ईयर जब डीजी में पढ़ोगे आप कि इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस आता है, इसकी अलग अलग डेफिनेशंस भी बताई है शारंगधर ने, उससे पीजी में क्वेश्चन बनता है। तो अभी के लिए बस ये याद कर लो कि जो एपेटाइट को बढ़ाएगा वो दीपन होता है, और जो भोजन का पाचन करवाएगा वो पाचन द्रव्य होते हैं, ठीक है। तो ये दीपन भी होता है, ये पाचन भी होता है, ये कंठ के लिए भी हितकारी होता है। गाना गाने वाले जो लोग होते हैं ना वो जनरली देखना वो ऐसे गुनगुना सा गर्म सा पानी ऐसे ही पीते हैं, वो ठंडा ठंडा एकदम पानी नहीं पीते, कभी गला खराब हो जाता है। फिर क्या होता है, ये लघु उष्ण होता है, इसलिए ये सारे काम करता है। अग्नि को बढ़ा रहा है ना, ये देखो लघु उष्ण अग्नि का गुण है। एक बहुत इंपॉर्टेंट है बस्ती शोधनम। अब ये एमसीक्यू आपका बनता है, इसको अच्छी तरीके से हाईलाइट कर लो और यहाँ पे लगा लो क्वेश्चन। ऐसे बनता है क्वेश्चन लगा के भी आगे क्या लिखोगे, पीजी। सिर्फ पीजी नहीं, ये तुम्हारे इधर भी बन सकता है, ठीक है। ऐसा ही बस्ती शोधनम एक आगे नारिकेल उदक होता है, नारियल का जल, उसके अंदर भी अपन पढ़ेंगे, वो भी बस्ती शोधनम होता है। तो दो जल जो हैं वो हमारे यहाँ पे बस्ती शोधनम है। अब ये जो अच्छे बच्चे हैं वो यहाँ ऊपर लिख लेंगे, क्या लिखोगे कि बस्ती शोधनम कौन कौन से हैं, दो चीज़ें हैं, एक तो उष्ण जल है, एक नारिकेल उदक है। वहाँ पे जब पढ़ो वहाँ लिख लेना, चलो ठीक है। तो ये पढ़ लिया। अब आगे देखो, हाँ एक चीज़ इसके अंदर और है यहाँ इंपॉर्टेंट, मूत्राशय शोधक, ये तो ठीक है। फिर हिक्का, हिक्का के अंदर क्या बताया था मैंने कि हिक्का हो गया, श्वास हो गया, कास हो गया, कभी कभी ज्वर हो गया, ये सारी चीज़ें हैं ना लगभग लगभग एक साथ ही आती है। तो इसके अंदर भले ही देख लो ये सारी चीज़ें हैं, हिक्का है, श्वास है, देखो कास है और नवज्वर है ना। तो ये ऐसे ही याद हो गए, हिक्का श्वास कास ज्वर एक साथ आ गया, क्योंकि ये सारी प्राणव स्रोतस की व्याधियाँ हैं, इंटरडिपेंडेंट है, कोरिलेटेड होती हैं, इसलिए एक साथ होती है, ठीक है। तो ये याद हो गया। उसके अलावा मूत्राशय शोधक होता है, आपको याद हो गया। एक ये इंपॉर्टेंट है कि सद्य शुद्धि, जिसके अंदर पंचकर्म करवाया है उसके अंदर क्या होता है, पंचकर्म कराने के बाद में हम उष्ण जल देते हैं। इसका रीज़न तुम थोड़ा थोड़ा पता लगा सकते हो, क्योंकि क्या हुआ था, पंचकर्म जब हमने कराया था, जब मैंने बोला था कि बॉडी के अंदर से कोई भी मैटर जाएगा तो वहाँ पे हमेशा वात बढ़ती है, पंचकर्म के बाद में हमेशा वात बढ़ रही थी। तो उस वात को शांत करने के लिए हम उष्ण जल देते हैं, क्योंकि वात ठंडी होती है ना, शीत प्रकृति की होती है इसलिए, ठीक है। एक ये चीज़ याद रखना बहुत बहुत ज़रूरी है ये। अब देखो क्या कह रहा है, अब ये एक अच्छी चीज़ बता रहा है कि उबाल करके ठंडा किया गया पानी जो है वो अनअभिसंधि और लघु होता है। अनअभिसंधि लघु च तयोम क्वथित शीतलम, उबाल करके ठंडा, इसमें लिखो इसको श्रित शीत भी कहते हैं, श्रित शीत। श्रित का मतलब होता है क्वाथ, क्वाथ का मतलब उबालना है ना, उबाल करके ठंडा करना, इसको श्रित शीत भी कहते हैं। ये क्या होता है, अनअभिसंधि। जो जनरली जो वाटर होता है ना, जो ठंडा पानी होता है वो अभिसंधि होता है। अभिसंधि किसका, कफ का गुण होता है। अभिसंधि का मतलब जो स्रोतसों में जाकर के चिपक जाए, जो स्रोतस में जाकर के अवरोध उत्पन्न कर दे, वो अभिसंधि होता है। लेकिन हमने तो उसको उबाल दिया, फिर उबाल करके ठंडा करने के बाद में हम अगर पी रहे हैं तो उसका क्या, जो वो कफ को प्रकोप करने वाला जो उसका गुण था ना, अभिसंधि जो उसका नेचर था वो उसका कम हो जाता है, तो वो अनअभिसंधि हो जाता है। और कैसा, लघु हो गया, क्योंकि एक बार हमने उसको उबाल दिया है ना। फिर क्या है, ये पित्त विकारों में हितकारी होता है। अब देखो इससे दो काम हो गया कि हमारे पास जो जल था वो कैसा था, शीत प्रकृति का था। दूसरा वो कैसा था, अभिसंधि भी था। तो हम इसको शीत प्रकृति का है इसलिए पित्तज डिसऑर्डर में तो दे सकते थे, लेकिन अगर कोई ऐसा डिसऑर्डर हो, हाँ सॉरी, तो कोई ऐसा डिसऑर्डर हो जो कि कफज हो तो उसके अंदर हम इसको नहीं दे सकते थे। क्यों, क्योंकि अभिसंधि है और शीत है, तो कफज डिसऑर्डर में नहीं दे सकते थे। तो उसके लिए क्या युक्ति लगाई कि अच्छा ये स्रोतों में ब्लॉकेज करा था ना, तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा उबाल देते हैं। उबाल दिया तो उसके अंदर क्या हुआ, उसके अंदर उष्ण गुण बढ़ा। जैसे उसका उष्ण गुण बढ़ा तो उसका अभिसंधि जो नेचर था वो खत्म हो गया। अब हमने एक ट्रिक लगाई, चलो उसको अगर उष्ण उष्ण लेंगे तो ये पित्त का भी प्रकोप कर देगा, लेकिन हमें तो पित्तज डिसऑर्डर में भी देना है ना, तो चलो उसको ठंडा कर देते हैं। अब वो ठंडा हो गया और वो अभिसंधि भी नहीं रहा, तो दो काम हो गए। तो कफ और पित्त दोनों के अंदर काम आया कि नहीं आया, बस यही चीज़ है कि अगर हमें श्रित शीत कर लिया तो वो दो चीज़ में काम आ जाएगा, क्योंकि उबाल दिया इस वजह से वो कफ के अंदर भी काम आ जाएगा, और फिर बाद में वापस ठंडा भी कर दिया तो वो पित्त के अंदर भी काम आ जाएगा। फिर देखो क्या कहा कि उबाल कर ठंडा किया गया पानी बासी होने से या अधिक देर रखने पर त्रिदोष कारक हो जाता है। इंपॉर्टेंट है, व्युषितम तत्त्रिदोषकृत, इसको अंडरलाइन कर लेना।
अब ये कुछ ऐसे नियम बताएगा जिसको आपको रीड करना है ना, थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करना है। इसमें बस यही है कि अगर अपन कच्चा पानी पीते हैं, मतलब बिना उबला हुआ पी रहे हो नॉर्मल पानी, तो वो जब तक डाइजेस्ट नहीं हो जाए, वो जब तक अब्जॉर्ब नहीं हो जाए पूरी तरीके से, तब तक दूसरा जो उबला हुआ पानी है या नॉर्मल वाटर वो नहीं पीना चाहिए। मतलब अगर उबला हुआ पानी पी ली हो तो नॉर्मल नहीं पीना जब तक ये जीर्ण नहीं हो जाए, अगर नॉर्मल पिया हुआ हो तो उबला हुआ नहीं पीना। ठीक है, किसी एक देश का पिया हो, मान लो जांगल देश का पानी पिया हो, तो जब तक वो जीर्ण नहीं हो जाए तब तक अनूप का नहीं पीना, एंड वाइस वर्सा। बिल्कुल यही चीज़ है इसके अंदर, है ना। इस पैराग्राफ को आप रीड कर लेना, इसमें कुछ नहीं समझ में आता हो तो वो बता देना, इससे नई क्वेश्चन बनता है या आपकी नॉलेज के लिए ज़रूरी है। पर इस पैराग्राफ को रीड ज़रूर करना, मैं इसमें से क्वेश्चन दूंगी, ठीक है, तो रीड करना। अब देखो, अब ये अपना फेवरेट चीज़ आ गया, नारियल पानी। इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं उनको बहुत पसंद है ये नारियल पानी। तो क्या है, नारिकेल उदकम स्निग्धम स्वादु वृश्यम हिमम लघु। देखो वृश्य आ रहा है, ये एकमात्र ऐसा जल है जो कि वृश्य है, जो कि मेडिकेटेड भी नहीं है, हमने इसमें कोई मेडिसिन थोड़ी ऐड किया है, तो प्योर नारियल पानी है ना, कोकोनट वाटर ही है, और ये क्या है, वृश्य है। तो आपसे पूछा जाता है कि कौन सा जल जो है, जल वर्ग में कौन सा ऐसा जल है जो कि वृश्य होता है। वृश्य का मतलब मैंने आपको बता दिया, जो कि शुक्र को बढ़ाए। तो नॉर्मल वाटर कुछ भी ऐसा नहीं करता, लेकिन जो नारियल का पानी होता है, इसीलिए तो जो बीमार होते हैं उसको नारियल का पानी पिलाते हैं, तो वो वृश्य होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है। फिर क्या है कि तृष्णा पित्त अनिलहरम, मतलब वात पित्त का नाश करेगा, वात पित्त को शांत करने वाला। और क्या है, दीपनम बस्ति शोधनम। इससे पहले भी हमने बस्ति शोधनम देखा था, किसके अंदर, उष्ण जल के अंदर। दीपनम बस्ति शोधनम और कौन सा है, और यहाँ पे नारिकेलोदक है, तो यहाँ पे ऊपर लिख लेना कि बस्ति शोधनम कौन कौन से होते हैं, और वृक्ष कौन सा है, वो नारिकेलोदक है। फिर क्या कह रहा है कि वर्षासु दिव्य नदीये परम तो ये वरावरे। क्या कह रहा है कि वर्षा में, वर्षा का जो जल है जो सीधा सीधा आता है, मतलब कि डायरेक्ट, ऐसे नहीं कि पानी पे ज़मीन पे तैर रहा है फिर अपन उसको निकाल रहे हैं फिर उसको प्योरीफाई कर रहे हैं, वो वाला नहीं। जो बिल्कुल आ रहा है, जिसको अपन टाँके में इकट्ठा करते हैं ना वाटर, वो वाला बारिश का जो पानी है वो तो उत्तम है, श्रेष्ठ है। लेकिन जो नदी का जल होता है वो निकृष्ट माना गया है, इसीलिए नदी का जल क्या है, अपत्य है वर्षा ऋतु के अंदर। याद करो, उद्मंथ, नदी का जल, अपादचारी, ऐसा करके बोलते हैं कि पैदल भी नहीं चलना, नदी का जल भी नहीं पीना, और क्या नहीं करना, उदुमंत का सेवन नहीं करना वर्षा ऋतुचर्या के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे ये अपना कंप्लीट हुआ। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, अभी तक अपन ने क्या पढ़ा था। हाँ जी, तो अपन ने क्या देखा था, अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय का देखा था। क्या, DA, इसका 6 था, इसका 6 था, इसका 5 था, इसका 7 था, है ना। ये हो गया था S फॉर सेम, तो सेम किसके अंदर, 6 और 6 किसके अंदर है, अष्टांग संग्रह के अंदर है। फिर हमने देखा था कि गंगा जी याद कर लो, तो जीवनम तर्पणम हृदयम लादि बुद्धि प्रबोधनम जो है वो गंगा जल के बारे में कहा गया। फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, अब अगर नोट्स बनाते हो ना तो ऐसा लिख लो कि गंगा जल, इसके बारे में क्या बातें याद रखनी है। पहला बात तो ये, इसका जो फर्स्ट लाइन था। दूसरा बात क्या है कि इसका रस कौन सा है, अव्यक्त रस है, बस हो गया, इतना ही याद रखना है इसके अंदर। उसके बाद में आगे क्या आ रहा था कि इसके टेस्ट, तो इसकी जो टेस्ट करते हैं वो कैसे कर रहे हैं, तो इसका एक तरीका है, क्या करोगे, पात्र कौन सा लेना है, इसके अंदर भी कौन सा, रजत का पात्र लोगे। ठीक है, टेस्ट उसके अंदर क्या डालोगे, शाली चावल डालोगे, तो शाली चावल डाल दिया। उसके बाद में इसके अंदर दो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पहली बात क्या है, ये क्लेद नहीं होना चाहिए उसके अंदर, स्टिकी, गीला गीला नहीं होना चाहिए वो। दूसरा बात क्या है, उसके अंदर डिस्कलरेशन नहीं होना चाहिए या विवरणता नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में हमने क्या देखा कि अगर ऐसा हो जाता है तो वो समझ लो कि वो कौन सा है, वो समुद्र का जल है, तो उसको नहीं पियो। लेकिन इसको कौन सी ऋतु में पी सकते हैं, अश्विन के अंदर पी सकते हैं। फिर हमने देखा कि कौन सा जल यूज में लेना चाहिए, अंतरिक्ष का जल तो लिखा है यहाँ पे, देखो एक ये अंडरलाइन करो, इंद्रम अम्बु, इंद्र जल पियो। इंद्र जल, अंतरिक्ष जल, ये सारे पर्याय हैं, सब लिख लेना एक साथ, ये गंगा जल इसी के पर्याय हैं। ठीक है, तो इंद्र अम्बु पियो, और अगर वो नहीं हो तो उससे सिमिलर जो पानी हो उसको पियो। ठीक है, फिर क्या है, अपेय कौन सा जल जो है वो नहीं पीना चाहिए, तो इसमें देखा था अनार्तव जो होता है उसको नहीं पीना, और आर्तव में भी जो एक पहली बार जो बरसा है उसको नहीं पीना है। फिर हमने पथ्य देखा, तो पथ्य का पश्चिम देख लिया था, ये तो बहुत बार रिवाइज कर लिया अपन ने। ठीक है, फिर जो स्थिर होती है वो रोग को उत्पन्न करने वाली होती है। पिए जो था उससे दुर्नाम हो रहा था। फिर हमने देखा कि सह्य, सहना किसको है, शिरो रोग को सहना है, तो शिरो रोग वाला जो है वो सह्य के अंदर आ जाएगा। फिर हमने देखा तो जो महेंद्र नाम का जो आदमी है उसको क्या था, उसका पेट मोटा था, तो उदर रोग और श्लीपद इसके अंदर आ रहा था। इसके अलावा एक ये मैं भूल गई थी, आगे वाला ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी तो पूछते हैं, दोषज्ञ पारियात्रजा,
कि जो पारियात्र पर्वत से उत्पन्न जो नदियां हैं वो क्या होती है, ये सबसे बेस्ट है। इसका दोषज्ञ होता है, तीनों दोषों का नाश करता है। और बल पौरुषकारिण्य, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ बल पौरुषकारिण्य कौन सा जल है, तो आप लिखोगे पारियात्र। देखो पारियात्र एकदम पवित्र सा नाम नहीं लगता, पारिजात, पारियात्र, पवित्र, ऐसा है ना। तो पारियात्र सब कुछ बढ़िया बढ़िया, जो भी बढ़िया बढ़िया चीज़ें आएगी ना वो सब पारियात्र के अंदर आएगी। बाकी सब के अंदर देखो रोग हो रहे हैं, तो इसको पता लगाना आसान है। और क्या ये दोषज्ञ है। और सागराम त्रिदोषकृत, जो सागर का जल जो होता है, समुद्र का जल जो है वो त्रिदोष कारक होता है, एक्सेप्ट अश्विन मास। अश्विन मास में उसका यूज़ कर सकते हैं, उसमें वो त्रिदोष का प्रकोप नहीं करेगा। ठीक है। फिर क्या है कि किस किस को पानी नहीं लेना था, तो इसके लिए ट्रिक बता दी थी आपको। फिर 2 ऋतु थी ऐसी जिसके अंदर अपन को पानी लेना है भरपूर, तो कौन सी, ग्रीष्म और शरद ऋतु थी। ठीक है। फिर अंत मध्य ये देख लिया था। शीतल जल कौन सा था, उष्ण, उष्ण जल के अंदर क्या बताया था, लघु उष्ण बस्ती शोधनम, अच्छी तरीके से याद रखना। ये ऐसा ही सेम किसके अंदर आएगा, नारियल जल के अंदर आएगा। फिर कौन से में नहीं लेना, देखो हिक्का, श्वास, कास और ज्वर, इन चारों के अंदर नहीं लेना। फिर जो पंचकर्म करवा के आते हैं, सद्य शुद्धि, पंचकर्म के जस्ट बाद में जो है वो कैसा पानी लेना है, उष्ण पानी लेना है, उष्ण जल लेना है। ठीक है। फिर हमने देखा था कि अगर पानी को शुद्ध शीत कर लो या फिर उबाल करके ठंडा कर लो तो वो अनअभिसंधि और लघु हो जाता है, और अगर उसी को ही काफ़ी देर तक रख दो तो वो त्रिदोष का कोप करने वाला होता है। ठीक है। तो यहाँ पे अपना अ, जल वर्ग है जो कंप्लीट हो गया है, शीर वर्ग अभी होगा नहीं। तो कुछ पढ़ के आए हो क्या, कोई पढ़ के आया है तो बताओ, पूछ लेते हैं। प्रज्ञा, पढ़ के आई है।